हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 1 में संकलित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का दूसरा पाठ करेंगे, जो बचेंद्री पाल रचित है और उनकी ही कहानी इस पाठ में वर्णित है। पहले पाठ में आपने देखा कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया था। उसमें बचेंद्री पाल भी थी और दूसरे भी थे। वहाँ जाने से पहले ही बेस कैंप तैयार हो चुका था। इस अभियान दल में शेरपा भी थे, जो शेरपा लेन से आ रहे थे, आसपास के गांव से होते हैं वो। तो सर्वप्रथम बचेंद्री पाल ने वहाँ से ही एवरेस्ट को निहारा और वहाँ नेपालिया जो होते हैं वो एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट पर नज़र डाली तो पर्वत शिखर पर बर्फ़ का फूल दिखा, यानी कि हवा के तेज़ चलने से ऊपर ध्वज सा बन जाता है, उसे बोलते हैं बर्फ़ का फूल। 26 मार्च को वो पेरिस पहुँचे और हिमस्खलन के कारण वहाँ एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में भी बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से बहुत से शेरपा यानी कि 16 शेरपा दल में एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। और ये समाचार सुनकर सभी निराश हो गए और तभी कर्नल खुल्लर ने सभी को कहा कि ये महान अभियान में खतरों का सामना तो करना ही पड़ता है, मृत्यु स्वाभाविक है। अब इस दल के उपनेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल के नेतृत्व कर रहे थे। वो 26 मार्च को लौट आए थे और उन्होंने कहा कि जहां बेस कैंप लगा है वहां सभी रास्ता साफ कर दिया गया है, रस्सियां बांध दी गई है और रास्ता दिखाने के लिए झंडियां भी लगाई गई है। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारें पर रस्सियों को बांधना, इस तरह से हमें विस्तृत जानकारी उन्होंने दी। तीसरे दिन रीता गोबू के साथ साथ मैं भी चढ़ रही थी और हमारे पास एक वॉकी टॉकी था और जो कदम कदम की जानकारी बेस कैंप पे दे रहे थे। और पहले कैंप पर पहुंचने वाली हम 2 ही महिलाएं थी। अंगदोर जी और लोबसांग और गगन बिस्सा ने साउथ कोल पहुंचे और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये एक संतोषजनक प्रगति थी। लोस्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू में कैंप 3 लगाया गया और उसमें 10 व्यक्ति थे। लोबसांग, तनारिंग मेरे तंबू में ही थे। एनडी शेरपा तथा और भी 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक रात को 12:30 बजे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ का टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और देखा तो एक ठंडी और बहुत भारी चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली जा रही है और वो था लंबा बर्फ का पिंड। और उसके कारण बहुत से व्यक्ति को चोट लगी थी और एक शेरपा की टांग भी टूट गई थी। उसे नीचे बेस कैंप में लाया गया और 9 पुरुष सदस्यों को चोट लगी और टूटी हुई हड्डी के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा सभी को। तभी कर्नल खुल्लर ने मुझसे कहा कि तुम भयभीत थी? तो मैंने कहा नहीं। इतना पार्ट 1 में हमने कर लिया था, अब हम पार्ट 2 देखते हैं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। तब की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही
तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी कि मेरी मुलाकात मीनू से हुई कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? उन्होंने कहा। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। पेय पदार्थ यानी पीने का पदार्थ, उससे अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। किट यानी पीछे जो बैग होता है जिसमें ज़रूरी सामान होता है, वो से बोलते हैं किट। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिसा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर यानी आपने देखा होगा पर्वतारोही जो कपड़े पहनकर चलते हैं सब तरह से ढके हुए, उसे बोलते। उसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती है। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी और ढलाव चढ़ाने इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? तो मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया।
थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थित किया, यानी खड़े रहने की जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के तमन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इसको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी, क्योंकि अंगदोर जी ने 2 बार चढ़ाई की, वो भी बिना ऑक्सीजन के। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलझर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेनी शुरू कर दी। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा। यहाँ हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो गद्य है वो पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो सागरमाथा का अर्थ होता है समुद्र का माथा, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागरमाथा कहना पूरी तरह सार्थक था, इसलिए यह नाम उसे अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो लेखिका को ध्वज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। क्वेश्चन नंबर 4,
हिमस्खलन से कितने लोग की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो 4 शेरपा कुलियों को चोट लगी और 1 की मृत्यु हो गई। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा, ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। क्वेश्चन नंबर 7, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया था? कैंप 4 7000 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह से दिया? तो लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय एक नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। क्वेश्चन नंबर 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? तो आंसर है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब हम लेते हैं 25-30 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वो भौचक्की होकर देखती रही। वह एवरेस्ट लोह से और नुस्खे से गिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को निहारती रही। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? तो डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियात्री कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेनजिन ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो तेनजिन ने लेखिका की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी? तो लेखिका के अभियान दल में यूँ तो लोब्सांग, तनारिंग, एनडी शेरपा आदि अनेक लोग थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वो थे की, जय और मीनू। क्वेश्चन नंबर 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो लोब्सांग ने स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया। उसने बड़े बड़े हिमपिंडों को सामने से हटाकर तथा चारों तरफ फैली कठोर बर्फ की खुदाई की, तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। क्वेश्चन नंबर 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उनके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। ये थे हमारे क्वेश्चन। धन्यवाद।